हेलो। मैं चेतन लाल रेगर, सहआचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के में यानी सेकंड प्रश्न पत्र के अंतर्गत जाति नामक अवधारणा के जैसा कि आप सबको पता है, भारतीय सामाजिक संस्थाओं में जाति सबसे इम्पोर्टेंट है। आदिकाल से ही भारत में जाति प्रथा का जो प्रचलन रहा है। पश्चिमी देशों में सामाजिक स्थिरीकरण का आधार तो वहाँ वर्ग था, लेकिन भारत में जाति और वर्ग वर्ण दोनों ही देखा जा सकता है। इसके संदर्भ में डॉक्टर सक्सेना ने भी कहा था कि जाति हिंदू सामाजिक संरचना का एक मुख्य आधार रहा है। श्रीमती कर्वे का भी मत था कि यदि हम भारतीय संस्कृति के तत्वों को समझना चाहते हैं तो जाति प्रथा का अध्ययन करना अति आवश्यक है। और इसी प्रकार इसके महत्व को बताते हुए मजुमदार ने भी लिखा था कि जाति व्यवस्था भारत में अनुपम है। भारत जातियों और संप्रदायों की परंपरात्मक स्थली माना जाता है, उन्होंने ऐसे कहा। तो भारत में जातियों की अधिकता एवं व्यापकता को देखते हुए हट्टन ने भी लिखा था कि जाति व्यवस्था के सम्यक अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की एक सेना की आवश्यकता है। अब जाति शब्द का जो अर्थ और परिभाषा के संदर्भ में चर्चा करें तो जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। और अंग्रेजी के जो ये कास्ट शब्द है उसकी उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मत विभेद। तो जाति शब्द की उत्पत्ति का पता तो वैसे 1665 में ग्रेसिया डी ओरेटा नामक विद्वान ने लगाया था। उसके बाद फ्रांस के अब्बे दुबोय ने भी इसका प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया। विभिन्न विद्वानों ने जाति को परिभाषित भी किया। उसमें मजुमदार ने क्या कहा, जाति एक बंद वर्ग है। इसी प्रकार चार्ल्स कूले ने भी कहा कि जब एक वर्ग पूर्णता आनुवंशिकता पर आधारित होता है तो हम उसे जाति कहते हैं। तो अर्थात इस दोनों की परिभाषाओं में जाति को जन्म पर आधारित बताया। J.H. हट्टन ने भी कहा था कि जाति एक वैसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज अनेक आत्म केंद्रित एवं एक दूसरे से पूर्णतः पृथक इकाइयों में विभाजित रहता है। इसी प्रकार केतकर ने कहा कि जाति एक सामाजिक समूह जिसकी दो विशेषताएं होती है। एक तो सदस्यता केवल उन व्यक्तियों तक सीमित है जिन्होंने उसी जाति में जन्म लिया हो, तो इस प्रकार पैदा हुए व्यक्ति अब इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरे, एक कठोर सामाजिक नियम द्वारा अपने समूह से बाहर विवाह करने से रोक दी जाती हैं। तो ये दो बातें केतकर ने कही। कहने का तात्पर्य, जाति अगर परिभाषाओं से स्पष्ट निष्कर्ष रूप में वो इसको परिभाषित करें तो जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित है और जो अपने सदस्यों पर खान पान, विवाह, पैसा, सामाजिक सहवास संबंधी अनेक प्रतिबंध लागू करती है। तो ये जाति के अंतर्गत आती है। लेकिन और अधिक स्पष्ट करने के लिए N.K. दत्ता जी ने जाति की कुछ विशेषताएं बताई है। उन विशेषताओं का अगर हम उल्लेख करें तो हम एक एक करके बता सकते हैं। N.K. दत्ता ने बताया था कि जाति एक सदस्य के बाहर विवाह नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी, प्रत्येक जाति में दूसरी जातियों के साथ खान पान संबंधी कुछ प्रतिबंध होते हैं। तीसरा, अधिकांश जातियों के व्यवसाय जो निर्धारित होते हैं। नंबर 4, जातियों में ऊंच नीच का एक शास्त्रीकरण होता है जिसमें प्रथाओं की स्थिति सर्वमान्य रूप से शिखर पे होती है। नंबर 5, व्यक्ति की जाति उनके जन्म के आधार पर आजीवन के लिए निश्चित होती है। नंबर 6, संपूर्ण जाति व्यवस्था ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर आधारित है। ये तो N.K. दत्ता जी ने 6 विशेषताएं बताई, लेकिन G.S. घुरिये ने जाति की 6 सांस्कृतिक एवं संरचनात्मक विशेषताओं का भी उल्लेख किया है। तो घुरिये साहब का कहना था कि पहली जो विशेषता वह है कि समाज का खंडात्मक विभाजन, यानी जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज को विभिन्न खंडों में विभाजित कर दिया और प्रत्येक खंड के सदस्यों की स्थिति, पद और कार्य भी निश्चित हुए। ये घुरिये कहते हैं कि खंड विभाजन से मतलब ये है कि एक जाति के सदस्यों की सामुदायिक भावना जो है संपूर्ण समुदाय के प्रति न होकर के अपनी जाति तक सीमित होती है। यानी प्रत्येक जाति की अपनी एक जाति पंचायत होती है जो जाति के सदस्यों पर नियंत्रण रखती है और उसने जातीय नियमों का पालन करवाती है।
जाति के नियमों का उल्लंघन करने वाले को जुर्माना किया जाता है, कभी कभी तो उसे जाति से बहिष्कार भी कर दिया जाता है। तो ये घुरिया साहब ने समाज का खंडात्मक विभाजन के आधार पर इसको परिभाषित किया, विशेषताएं बताई। दूसरी, संस्तरण। संस्तरण से तात्पर्य कि समाज में सभी जातियों की सामाजिक स्थिति समान नहीं है, वरन उसमें ऊंच नीच का एक संस्तरण है, अथवा उतार चढ़ाव भी पाया जाता है। तो ऊंच नीच की व्यवस्था में जो ब्राह्मण जाति, उसका स्थान सबसे ऊंचा है और शूद्रों का स्थान सबसे नीचा, और इसके मध्य में जिसको रखा गया है वह है क्षत्रिय और वैश्य। तो 4 वर्ण में से एक ऊपर, एक निम्न, 2 बीच में। तो जन्म पर आधारित होने के कारण इसमें जो संस्तरण है वो स्थिरता एवं सुदृढ़ता पाई जाती है। नंबर तीसरी विशेषता बताई कि भोजन एवं सामाजिक सहवास पर नियंत्रण, प्रतिबंध। जाति व्यवस्था में जातियों के परस्पर भोजन एवं व्यवहार में संबंधित अनेक निषेध पाए जाते हैं। प्रत्येक जाति के ऐसे नियम होते हैं कि उसके सदस्य किसी जाति के बाहर कच्चा पक्का फलाहारी भोजन नहीं कर सकता, किसके हाथ का बना भोजन खा सकता है और किसके हाथ के यहाँ पानी पी सकता है, किसके साथ बैठ करके हुक्का पानी पी सकता है, ये सब जाति के द्वारा निर्धारित होता है। सामान्यतः ऊंची जाति के द्वारा बनाया गया भोजन निम्न जातियां स्वीकार कर लेती कि, लेकिन निम्न जातियों द्वारा बनाया गया कच्चा या पक्का भोजन उच्च जातियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। ये क्या है? भोजन और सामाजिक सहवास पर पड़ती। चौथी विशेषताएं जो बताई है वह है नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेष अधिकार। जाति व्यवस्था में ऊंची जातियों को सामाजिक और धार्मिक निर्योग्यताएं विशेष अधिकार प्राप्त हैं, जबकि कुछ अछूत जातियों को उनसे वंचित रखा गया है। खासतौर पर साउथ इंडियन की जो कुछ अछूत जातियों पर अनेक निर्योग्यताएं ला दी गई हैं। जैसे मालाबार में इजाबा लोगों में जूते पहनने, छाता लगाने, गाय का दूध निकालने की आज्ञा नहीं थी। अछूतों को स्कूल, मंदिरों, तालाब, कुआं, सार्वजनिक स्थानों, बगीचों के उपयोग तक की मनाही थी। तो अछूतों की बस्तियों गांव से दूर होती थी। इस प्रकार ऊंची जातियों को सामाजिक और धार्मिक विशेष अधिकार प्राप्त थे, जबकि अछूतों को अनेक निर्योग्यताओं से पीड़ित हो रहना पड़ता था। नंबर 5 जो है पैसे के अप्रतिबंध चुनाव का अभाव। यानी प्रत्येक जाति का अपना एक परंपरागत व्यवसाय होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। कई जातियों के नाम से उनके व्यवसाय का बोध भी होता है। प्रत्येक जाति चाहती है कि उनके सदस्य निर्धारित जाति व्यवसाय ही करें। अन्य जातियों के लोग भी एक व्यक्ति को अपने जाति व्यवसाय बदलने से रोकते हैं, किंतु कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जैसे कृषि है, व्यापार है, सेना में नौकरी है, जिसमें सभी जातियों के व्यक्ति काम करते हैं। नंबर 6 विवाह संबंधी प्रतिबंध। जाति की एक प्रमुख विशेषता यह भी होता है कि प्रत्येक जाति अपनी जाति में अथवा उपजाति में विवाह करती है। जाति या उपजाति से बाहर विवाह करने वाले को जाति से बहिष्कार कर दिया जाता है। ऐसा नियम समाज में जाति व्यवस्था में देखने को मिलता है। नंबर 7 है जन्मजात मेंबरशिप अर्थात सदस्यता। जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है पूर्णतः मृत्यु पर्यंत तक उसी में बना रहता है। यानी शिक्षा, धर्म और व्यवसाय व गुणों में वृद्धि करने से जाति परिवर्तन नहीं की जा सकती। ऐसी व्यवस्था जाति व्यवस्था की विशेषताओं बताई गई। नंबर 8 जाति का राजनीतिक रूप। डॉक्टर सक्सेना का मत है कि जाति एक राजनीतिक इकाई भी है, क्योंकि प्रत्येक जाति अपनी व्यवहारिक आदर्श के नियम प्रतिस्थापित करती है और उसे अपने सदस्यों पर उसे लागू भी करती है। जाति पंचायत, उसके कार्य और संगठन जाति के राजनीतिक पक्ष के ही प्रतीक हैं। जाति के द्वारा विधायकी, न्यायिक या कार्यकारिणी संबंधी कार्य भी संपन्न किए जाते हैं, जिसके कारण उसे राजनीतिक इकाई का रूप मिलता है। ऊंची जाति की अपेक्षा निम्न जाति में जाति पंचायत और संगठन अधिक सुदृढ़ होता है और जाति पंचायत के सदस्य साधारणतः वंशानुगत होते हैं। वर्तमान में जाति पंचायतों का क्षेत्र वैसे सीमित हो गया है। तो इस प्रकार से ये 8 विशेषताएं जो है जाति के संदर्भ में बताई। फिर भी इस वर्तमान समय में कुछ बदलाव आया है, जिसके परिणाम स्वरूप जाति के जो संरचनात्मक और सांस्कृतिक स्वरूप है उसमें परिवर्तन आया है। अब बात करते हैं जाति एवं वर्ण, कास्ट एंड वर्ण। जाति एवं वर्ण को एक ही समझ लिया जाता है साधारणतः। कारण यह कि प्राचीन समय में जाति नहीं थी, वहाँ पे वर्ण ही प्रचलित थे, लेकिन बाद में वर्ग आगे चल करके वर्णों से ही जातियों की उत्पत्ति हुई। फिर भी इन दोनों में काफ़ी अंतर है। तो हम अंतरों की बात करें तो पहला अंतर जो है जाति और वर्ण में वो ये है
कि वर्ण गुण तथा कर्म पर आधारित है, जबकि जाति जन्म पर। जाति की सदस्यता व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, जबकि वर्ण की सदस्यता व्यक्ति को गुण और कर्म के आधार पर होती है। यह पहला डिफरेंस। दूसरा, वर्ण की जो संख्या जाति से कम है। शास्त्रों में केवल 4 वर्णों का वर्णन बताया गया, उल्लेख बताया गया, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है, जबकि जातियों की संख्या हजारों में है। तो ये संख्या की दृष्टिकोण से दूसरा अंतर बताया गया। तीसरा, वर्ण जाति की अपेक्षा अधिक प्राचीन है, यानी जाति की जो उत्पत्ति है जैन एवं बौद्ध धर्म के ह्रास के बाद मानी जाती है, जबकि वर्ण व्यवस्था प्राचीन वैदिक काल से चली आ रही है। तो इसकी समय अवधि के अनुसार भी जाति और वर्ण में अंतर बताया गया। नंबर 4, वर्ण जाति की अपेक्षा अधिक लचीली व्यवस्था है। वर्ण जाति जन्म से निर्धारित होने के कारण कठोर है, उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्ण का आधार कर्म और गुण दोनों होने के कारण उसे बदला जा सकता है। परशुराम ब्राह्मण थे जो बाद में क्षत्रिय बन गए, ये इसका उदाहरण बताया गया। नंबर 5, वर्ण में खान पान, विवाह और सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध नहीं पाए जाते, जबकि जाति में पाए जाते हैं। इसको उदाहरण के रूप में हम बात करते, क्षत्रिय राजा था शांतनु ने एक शूद्र कन्या सत्यवती से और दुष्यंत ने कर्ण ऋषि द्वारा पालित शकुंतला से विवाह किया था। तो इस प्रकार से ये जो उदाहरण है, किसमें, वर्ण में और जाति में जो प्रतिबंध वाली बात है, सामाजिक सहवास के बारे में बताया। नंबर 6, वर्ण समानता पर आधारित है, जबकि जाति नहीं। वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच का संस्करण नहीं पाया जाता। किसमें? वर्ण व्यवस्था, जबकि यानी वही सभी वर्णों का महत्व समान बात है, जबकि दूसरी जातियों में आज भी ऊंच नीच की भावना देखी जा सकती है। नंबर 7 है, वर्ण व्यवस्था कर्तव्य की व्याख्या करती है, जबकि जाति खान पान, विवाह, सामाजिक सेवा एवं पैसे संबंधी निषेधों की व्याख्या करती है। तो इस प्रकार से ये जो 7 अंतर है जाति और वर्ण में देखे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।